Yes, students, let's start our discussion with our environment. ठीक है, तो our environment में तो यहाँ हम देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ओजोन के बारे में। ठीक है, तो वर्ल्ड ओजोन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 16 सितंबर को एवरी ईयर। ठीक, तो ओजोन क्या है? ओजोन एक मॉलिक्यूल है जो 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारी अर्थ होती है उसके ऊपर सनरेज आती हैं। जब ये सनरेज हमारी अर्थ पे जाती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट बैक होती हैं और कुछ हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, और तब हम उनको अल्ट्रा वायलेट रेज बोलते हैं, यानी जो हमारी एनवायरमेंट के लिए, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल भी होती हैं। ठीक है, तो इन अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें स्किन कैंसर जैसी डिसीजेस कर सकती हैं। ठीक, तो जैसे जैसे हम हायर लेवल पे पहुंचेंगे, जो हमारे एटमॉस्फेयर की पूरी शील्ड है वो पूरी ओजोन लेयर ने कवर की हुई है। तो ओजोन कैसे बनती है? जब O2 होता है उसके ऊपर जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की पड़ती है, तो वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होके O2 ब्रेक होके दो अनरिएक्टेड ऑक्सीजन एटम्स में ब्रेक हो जाता है, और तब आप इसको नेसेंट ऑक्सीजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो ये जो ऑक्सीजन एटम यहाँ पर आया, ये ऑक्सीजन एटम कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ, और ये क्या बना देगा? ओजोन मॉलिक्यूल बना देगा। ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ ओजोन है एटमॉस्फेयर में, वो बहुत क्या हुआ, तेजी से ओजोन का जो अमाउंट था वो कम होने लगा। जब 1980 में हमने देखा, तब वहां पे देखा गया कि जो CFCs हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं, जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स से निकलते हैं या फायर एक्सटिंग्विशर्स से निकलते हैं, तो उन सब ने, इन सिंथेटिक केमिकल्स ने, मैनमेड केमिकल्स ने ओजोन को पूरी तरह से डिग्रेड कर दिया। तब उस टाइम पे जो आपका यूनेप था, UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसने इस चीज को बचाने के लिए, हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बचाने के लिए प्रोग्राम चलाया, ताकि हम अपनी अर्थ को सेव कर सकें। तो ये है हमारा ओजोन। फिर हम आते हैं आगे, देखेंगे हम। देखिए, नेक्स्ट इज मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। हम डेली देखते हैं कि हमारे यहाँ से हम कितना ज्यादा लेवल पे गार्बेज प्रोड्यूस होता है। हमारे घर से कूड़ा जाता है, कूड़े वाली रिक्शा आती है, नगर पालिका से भी आती है, प्राइवेट भी आती है, गवर्नमेंटल लेवल पे भी आती है, और हम उस गार्बेज को उसमें थ्रो आउट कर देते हैं। तो वो गार्बेज जो इतना सारा इकट्ठा हो जाता है डेली, वो कहाँ जाता है? उसको भी तो मैनेज करना होगा, क्योंकि अगर सारा कूड़ा नदियों में, नालों में या सड़कों पे चला जाएगा, तो माने कितना ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, वाटर पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, लैंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी टाउन या सिटी में विजिट करते हैं, तो हम श्योर हैं कि आपको कहीं ना कहीं गार्बेज के हीप मिल जाएंगे, यानी ढेर। ठीक है, ऑल ओवर द प्लेस। तो विजिट एनी प्लेस of tourist interest and we are sure to find the place littered with empty food wrappers। यानी अगर आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे विजिट करें, तो आप देखेंगे कि वहाँ आसपास बहुत ज्यादा फूड के रैपर्स फैले हुए होंगे। तो अर्लियर क्लासेस में हमने देखा था कि हम गार्बेज जो जनरेट होता है उससे कैसे निपटते हैं। तो अब हम यहाँ एक एक्टिविटी करते हैं, फाइंड आउट व्हाट हैपेंस टू द वेस्ट जनरेटेड एट होम। जो हमारे घर पे वेस्ट जनरेट हो रहा है, ये कोशिश करिए जानने की कि उसका क्या होता है, क्या उसका कोई सिस्टम है, जो वो वेस्ट कलेक्ट होता है वो कहाँ जाता है। और ये देखिए कि किस तरीके से जो लोकल बॉडीज हैं, पंचायत है या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, वो इस कूड़े से कैसे निपटते हैं। आर देयर मैकेनिज्म इन प्लेस टू ट्रीट द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो 2 टाइप्स का होता है, जिसे हम देखेंगे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल।
ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल इस वेस्ट में क्या आ जाएगा, जो बायोलॉजिकली जिसका ब्रेक डाउन हो जाए उसको आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहेंगे, और जिसका ब्रेक डाउन नहीं होता उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहेंगे। तो इनमें डिफरेंस क्या है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसके ऊपर माइक्रोब्स एक्ट करते हैं और उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करता। लेकिन अगर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की बात करते हैं, जैसे पॉलीथीन होता है, उसका हमारे एनवायरनमेंट में ब्रेक डाउन ही नहीं होता और वो हमारे एनवायरनमेंट में एज इट इज रहता है। जैसे अगर हमने किसी ग्राउंड पे पिन्नी पड़ी हुई देखी तो उसके ऊपर लेयर चढ़नी मिट्टी की, अब यहाँ क्या है, ये पिन्नी एज इट इज रहेगी, ये डिग्रेड नहीं होगी। यही रीजन होता है कि जो पॉलीथीन्स होती हैं ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती हैं, प्लास्टिक्स है, पॉलीथीन्स है। जैसे ही रेन वाटर आएगा, जिन एरियाज पे पॉलीथीन नहीं है, केवल वहीं से वो परकोलेशन के थ्रू ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज कराएगा। लेकिन अगर पॉलीथीन सब जगह प्लास्टिक दिख जाएंगी तो वो वाटर नीचे जा ही नहीं पाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाएगा। तो ये डिफरेंस होता है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में। तो हमें ये देखना है कि जो पंचायत है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो सब बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को सेपरेट रख रहे हैं या नहीं। तो इसके ऊपर ये एक एक्टिविटी हमें यहाँ प्रोवाइड की गई है, फिर हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, कैलकुलेट हाउ मच वेस्ट इज जनरेटेड एट होम इन अ डे। को देखिए कि आपके घर में कितना कूड़ा इकट्ठा होता है रोज, अब इनमें से कितना बायोडिग्रेडेबल है। फिर कैलकुलेट करिए कि आपकी क्लासरूम में कितना जनरेट होता है और उसमें से कितना बायोडिग्रेडेबल है, और सजेस्ट करिए कि हम इन बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो आप लोग सजेस्ट करिए क्या क्या हमारे मेथड्स होते हैं या हो सकते हैं, बताइए। टेल मी समथिंग न्यू, ट्राई सेइंग समथिंग। मैम 3R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है उसको कम कर सकते हैं। देखिए आगे, फाइंड आउट हाउ द सीवेज इन अवर योर लोकेलिटी इज ट्रीटेड, यानी जो वेस्ट, सॉलिड वेस्ट सीवेज जा रहा है हमारे घरों से, वो कहाँ जाता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। आर देयर मैकेनिज्म इन प्लेस टू इंश्योर दैट लोकल वाटर बॉडीज आर नॉट पोल्यूटेड बाय अनट्रीटेड सीवेज, यानी कोई ऐसी मैकेनिज्म है जिससे लोकल वाटर बॉडीज, आसपास की नदी नाले उस अनट्रीटेड सीवेज की वजह से पॉल्यूट ना हो। और फिर ये देखिए कि आपके यहाँ लोकल इंडस्ट्रीज कितनी है, कैसे हैं, उनका वेस्ट कहाँ जाता है, और उससे तो पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक। तो इम्प्रूवमेंट इन अवर लाइफ स्टाइल हैव रिजल्टेड इन ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेशन, यानी जो बहुत ज्यादा वेस्ट है उसको हमने क्या कर लिया है, जैसे जैसे लाइफ स्टाइल बदल रहा है हमारा, कूड़ा बहुत ज्यादा जनरेट होने लगा है। तो चेंज इन एटीट्यूड ऑल्सो प्ले टू रोल, यानी इसका भी अपने आप में रोल है, ज्यादा से ज्यादा चीजें डिस्पोज करनी होती हैं। पैकिंग मटेरियल चेंज हो गया है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल बन गया है, यानी पॉलीथीन्स आ गई हैं, ठीक। अब जैसे यहाँ एक आपके पास इंसिडेंट है, डिस्पोजेबल कप्स इन ट्रेन, जो चाय वाले आते हैं भैया ट्रेन में, पहले आते थे किसी जमाने में, अब तो आते ही नहीं है, ट्रेन ही बंद हो गई है। तो वो वेंडर जो होते हैं उनका क्या होता है, देखिए, तो इफ यू आस्क योर पेरेंट्स तो आप देखेंगे कि चाय जो है ट्रेन में वो प्लास्टिक ग्लासेस में मिलती है, ठीक है, और विच हैड टू बी रिटर्न टू द वेंडर, द इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्पोजल कप वाज हेल्ड, यानी उसने हमारी हाइजीन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। क्यों, क्योंकि पहले, अब क्या है, मिलियंस ऑफ कप डिस्पोज होते हैं डेली, लेकिन पहले के टाइम में हम कुल्हड़ का यूज करते थे, वो क्ले के बने होते थे और वो आसानी से फर्टाइल लेयर में जाके मिल जाते थे और कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे, ठीक है। अब जो डिस्पोजल पेपर कप्स हैं वो यूज होने लगे हैं,
जिसकी वजह से प्लास्टिक कप जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा पॉल्यूट करने लगे हैं, क्योंकि अब कॉस्टिंग का भी तो इफेक्ट है ना। अब कॉस्टिंग हम देखेंगे कि कुल्हड़ की कॉस्टिंग ज्यादा आती है और ग्लास की कॉस्टिंग बहुत ही कम आती है, तो इसलिए कप्स ने, प्लास्टिक कप्स ने कुल्हड़ को रिप्लेस कर दिया है कॉस्टिंग की वजह से, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट को भी वो साथ साथ बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं।